हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजेंट IQ। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 भूगोल अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ये वीडियो हमारी NCERT बुक पर आधारित है, इसलिए NCERT बुक से हम पढ़ेंगे तो सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि वीडियो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आए तो आप हमारी पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें और ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है। और कॉपी पेन लेके बैठें ताकि जिसमें भी डाउट हो आपको वो लिख के और आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ग्लोब के बारे में हमें पढ़ना है तो हमें यही समझना है कि ग्लोब क्या होता है। तो देखो, ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। इसका उपयोग देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में देखने के लिए किया जाता है, यानी सही आकार का पता लगाने के लिए ग्लोब का उपयोग किया जाता है। ये आप ग्लोब का चित्र यहाँ पे देख सकते हो। ग्लोब आपको बिल्कुल वैसा दिखेगा जैसा हमारी पृथ्वी है, यानी पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, बिल्कुल पृथ्वी जैसा है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, या तो किसी देश को पता लगाने के लिए करें कि ये कहाँ पे है, ठीक है, कितना बड़ा है, इसकी कहाँ तक सीमा है, महाद्वीपों का या महासागरों का, ठीक है। इन सब जानकारियों के लिए हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ग्लोब जो है वो हमारी पृथ्वी का एक प्रतिरूप है, वास्तविक प्रतिरूप है, बिल्कुल पृथ्वी जैसा। ग्लोब पृथ्वी की तरह स्थिर नहीं होते हैं। इन्हें कुम्हार के पहिए या लट्टू की तरह घुमाया जा सकता है। जिस तरह पृथ्वी हमारी घूमती रहती है, ठीक है, उसी तरह हम ग्लोब को भी घुमा सकते हैं। इस तरफ से इस तरफ हम ग्लोब को घुमा सकते हैं और पृथ्वी भी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती रहती है, ठीक है। ग्लोब को हम घुमा सकते हैं हाथ से और देख सकते हैं कि क्या कहाँ पे क्या है। ग्लोब में एक सुई झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। आप देख सकते हो कि ग्लोब में ये यहाँ पे एक सुई होती है, ये नीचे की तरफ आपको दिख रही है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम अक्ष बोलते हैं। ये जो सुई है इसको हम अक्ष बोलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो सुई आपको दिख रही है ये सिर्फ ग्लोब में होती है, पृथ्वी में ऐसी कोई सुई नहीं है, ठीक है। और इस सुई को हम अक्ष बोलते हैं जो कि ग्लोब में लगी होती है, ठीक है। ग्लोब पर वे बिंदु जहाँ से अक्ष होकर गुजरता है उन्हें उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। देखो अक्ष कहाँ से गुजर रहा है, अक्ष, ये जो अक्ष है हमारा, ठीक है, ये जो अक्ष है ये कहाँ से प्रवेश कर रहा है, यहाँ से प्रवेश कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं उत्तर ध्रुव। और यहाँ से ये गुजरता है तो इसे हम बोलते हैं दक्षिण ध्रुव, क्योंकि ये दक्षिण की तरफ है इसलिए इसे हम दक्षिण ध्रुव बोलते हैं और इसे उत्तर ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, ग्लोब पर किसी भी स्थान को पता लगाने के लिए हमें रेखाओं की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे तो हम बता नहीं सकते, जैसे मुझे आपको बताना है कि वो स्थान वहाँ पे है, तो मैं आपको कैसे बताऊँगा कि वो स्थान ग्लोब में कहाँ पर है। तो उसके लिए ग्लोब पर कुछ रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है। उन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल पहले हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएँ, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएँ विषुवत वृत्त दो बराबर भागों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। विषुवत वृत्त जो है ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है, जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो इसको, ठीक है। ये देखो, ये है हमारा विषुवत वृत्त, ठीक है, ये विषुवत वृत्त है। और ये पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध, या ऊपर वाले को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी को दो बराबर भागों यानी उत्तरी गोलार्ध में ये वाला, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में यानी ये वाला, दो भागों में बांटता है विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये नाम आपको विषुवत वृत्त के ध्यान रखना है। विषुवत वृत्त से उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, खींची गई सभी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम से पूर्व की तरफ बहुत सारी रेखाएं खींची जाती हैं। इन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो कि किस तरह से ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई हैं, ठीक है। 90 अक्षांश रेखाएं इसमें खींची गई हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ इस रेखा से यानी विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ 90 रेखाएं हैं और 90 रेखाएं इस विषुवत रेखा से यानी दक्षिणी गोलार्ध में 90 रेखाएं हैं। तो कुल मिलाकर हमारी ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं कितनी खींची गई हैं, 180।
उत्तरी गोलार्ध की रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है क्योंकि ये वो उत्तर की तरफ पड़ती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध की रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है क्योंकि वो दक्षिण की तरफ पड़ती हैं। हम जैसे जैसे विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। अब देखो, हमने आपको बताया कि जैसे ये हमारा विषुवत वृत्त है, ठीक है, ये हमारा विषुवत वृत्त है, तो इसके ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं हैं, और दक्षिण में यानी दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखाएं हैं। तो कुल अक्षांश रेखाएं हमारी कितनी हो गई? 181। आप बोलोगे आपकी 181 कैसे हो गई? देखो, 90 ऊपर की तरफ हैं उत्तरी गोलार्ध में, 90 नीचे की तरफ हैं दक्षिणी गोलार्ध में, और एक ये भी तो हमारी रेखा है विषुवत रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं यानी विषुवत वृत्त भी बोलते हैं, ठीक है, 3 नाम है इसके। तो कुल मिलाकर हमारी 180 एक अक्षांश रेखाएं हो गई। परंतु हम इन 180 को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, हमें कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं उन्हें पढ़ना होता है, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो, ये वाली हमारी रेखा है विषुवत रेखा, इसे हम विषुवत वृत्त भी बोलते हैं। ये 0 डिग्री पर स्थित है। इसके ठीक ऊपर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है। ये वाली आप देख सकते हो, ये कर्क रेखा है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। और 66.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक रेखा है, ठीक है। इसी तरह 0 डिग्री पर ये विषुवत रेखा है, और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है, और इसके 23.5 डिग्री के बाद 66.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में ये हमारी अंटार्कटिक रेखा है। तो इन रेखाओं को आपको ध्यान रखना है कि पहले विषुवत रेखा है बीच में, जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। फिर उत्तरी गोलार्ध में 2 रेखाएं हैं, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पर है, और 66.5 डिग्री पे आर्कटिक रेखा है। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा और 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक रेखा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे हम समझते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध यानी अर्थ हीट जोन, ठीक है। तो देखो, ये आप देख सकते हो, ये हमारी पृथ्वी है, और इसमें आपको ये रेखाएं मैं एक बार बता देता हूँ। ये हमारी कौन सी रेखा है? विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसके ऊपर है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, और उसके ऊपर है ये आर्कटिक रेखा। ये हमारी मकर रेखा और ये अंटार्कटिक रेखा। तो आपको इसमें क्या देखना है कि विषुवत वृत्त से उत्तरी गोलार्ध की तरफ यानी कर्क रेखा, इस रेखा तक, और मकर रेखा तक, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तक, ये वाला क्षेत्र आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो इस क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये मान लो हमारे सूरज है, तो सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ती हैं, किस पे? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र पर, इसलिए इस क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण मतलब होता है गर्मी, और कटिबंध मतलब होता है क्षेत्र या जोन, ठीक है। और ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ये कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा, इन दोनों के बीच का जो ये क्षेत्र है, ये यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं इस तरह से, तो यहाँ पे गर्मी और सर्दी दोनों समान होते हैं, इसलिए हम इसे शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध। और क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है शीतोष्ण कटिबंध, इसे हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। और इसी तरह ये वाला मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, आगे हम दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा, ये वाली रेखा, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे भी सूर्य की किरणें जो होती हैं वो इस तरह से तिरछी पड़ती हैं, तो यहाँ पे भी सर्दी और गर्मी दोनों होते हैं, समान होते हैं, इसलिए इसे भी हम शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। और क्योंकि ये दक्षिण की तरफ है, इसलिए हम इसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। तो ये वाला क्षेत्र मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच के क्षेत्र को हम बोलते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। अब बचा हमारा ये वाला क्षेत्र, कौन सा? ये वाला क्षेत्र। ये हमारी रेखा कौन सी है? ये है हमारी आर्कटिक रेखा। तो आर्कटिक रेखा से उत्तरी ध्रुव 0 डिग्री तक, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, इस तरह से पूरी तिरछी निकल जाती हैं, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे सर्दी होती है, तो इसे हम बोलते हैं शीत कटिबंध। शीत मतलब ठंडा और कटिबंध मतलब क्षेत्र, और ये क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए इसे उत्तरी शीत कटिबंध बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। और इस तरफ नीचे की तरफ ये वाली रेखा हमारी है अंटार्कटिक रेखा,
और अंटार्कटिक रेखा से यहाँ दक्षिणी ध्रुव यानी 0 डिग्री तक ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, यहाँ पे भी सूर्य की किरणें तिरछी निकल जाती हैं इस तरह से। तो यहाँ पे भी सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे भी सर्दी होती है और बर्फ़ जमी रहती है इन दोनों क्षेत्र में। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं शीत कटिबंध और ये भी हमारा शीत कटिबंध। अंतर ये है कि ये हमारा उत्तरी शीत कटिबंध है, ये हमारा दक्षिणी शीत कटिबंध है। ठीक है, तो आपने ये समझा। अब इनको हम दिखा देते हैं आपको नोट्स इसके। तो देखो, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी होती है, इसलिए इस क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो। यहाँ वर्ष में एक बार सूर्य सर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा हमारी कौन सी है? ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में ये वाली हमारी कर्क रेखा है। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा, ये वाली आर्कटिक रेखा है, आर्कटिक रेखा तक। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से, ये मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा तक। ठीक है, इसके बीच के क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यानी ये वाला जो क्षेत्र है, ये दोनों, इसको हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ मध्यम तापमान रहता है, यानी सर्दी भी होती है और गर्मी भी होती है। इसके बाद है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक रेखा से उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक के बीच के क्षेत्र को हम शीत कटिबंध कहते हैं। यानी दक्षिणी गोलार्ध में ये अंटार्कटिक रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक ये वाला क्षेत्र, और उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक रेखा से और ये उत्तरी ध्रुव तक ये वाला क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और बर्फ़ जमी रहती है। यहाँ बहुत ठंड होती है क्योंकि इस क्षेत्र तक सूर्य की किरणें सामान्यतः नहीं पहुँचती हैं। तो ये था हमारा पृथ्वी के ताप कटिबंध, जो आपको ध्यान रखने अच्छे से। ठीक है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो देशांतर रेखाएं देखो, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं या देशांतर यामोत्तर कहलाती हैं। इनके बीच की दूरी को अंशों में मापा जाता है। देखो, जैसा कि आपको पता है, पृथ्वी पर ये हमारा उत्तर की तरफ यानी जो उत्तरी ध्रुव है, और दक्षिण की तरफ ये नीचे दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो रेखाएं जोड़ती हैं आपस में, इन दोनों ध्रुवों को आपस में जो जोड़ती हैं, उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। जी, आपको ऐसे ऐसे दिख रही हैं। ठीक है, इन सबको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। प्रत्येक अंश को मिनट और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। अब देखो, इस ग्लोब पर देशांतर रेखाएं तो बहुत सी हैं, तो इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि इन देशांतर रेखाओं की गिनती कहाँ से शुरू की जाए। इनको सिर्फ संख्याओं में विभाजित करना ठीक नहीं था, इसलिए एक बैठक हुई और उस बैठक में सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। देखो, ये जो रेखा है, ये ग्रीनविच स्थान से गुजरती है। अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसको यामोत्तर, प्रमुख यामोत्तर रेखा कहते हैं। तो प्रमुख यामोत्तर रेखा के इस तरफ यानी पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ गिनती शुरू की जाए, ऐसा सभी देशों ने निश्चय किया। ठीक है, ऐसी सलाह बनाई। 0 डिग्री या प्रमुख यामोत्तर, कौन सी रेखा? ये वाली 0 डिग्री या प्रमुख यामोत्तर रेखा 2 भागों पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में पृथ्वी को बांटती है। ठीक है, ये हमारा, ये देखो, ये रेखा है, तो ये हमारा पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। 0 डिग्री देशांतर से पूर्व और पश्चिम में 180 तक की गणना की जाती है। देखो, ये सामने में आपको 0 डिग्री दिख रही है और इसके ठीक पीछे इस तरह से इसके जो ठीक पीछे रेखा होती है वो 180 होती है, और यहाँ से गिनती शुरू की जाती है पश्चिम की तरफ, तो 180 तक गिना जाता है, और यहाँ से गिनती शुरू की जाती है तो 180 तक गिना जाता है। ये बात इसमें बोल रहा है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी घटती जाती है। देखो, इसमें क्या बोला है, जैसे ये हमारा कौन सा है, विषुवत वृत्त है, जिसे हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो इस रेखा से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो ये जो 2 देशांतरों के बीच की दूरी होती है ये घटती जाएगी। यहाँ पे देखो, आप कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह जब हम दक्षिणी ध्रुव में आएंगे तो यहाँ पे आपको कम मिलेगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम। मतलब 2 देशांतरों के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी? विषुवत वृत्त पर या विषुवत रेखा पर, यहाँ पर। ठीक है,
तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? 180 देशांतर रेखाएं पूर्व की तरफ होती हैं इस प्रमुख यामोत्तर रेखा से, और 180 इधर होती हैं। तो कुल मिलाकर हमारी देशांतर रेखाओं की संख्या हो गई 360। अब देखो, अब हम समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या है? तो देखो, ये आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो, ये हमारी 0 डिग्री रेखा है, ठीक है, जो कि हमें हमेशा ही दिखती है। और इसके ठीक पीछे ये यहाँ पे 180 डिग्री रेखा है। तो ये 180 डिग्री रेखा से क्या होता है, तिथि निकाली जाती है, मैंने आपको बता दिया। और ये 0 डिग्री रेखा जो है हमारी, ये हमारी समय रेखा है, ठीक है। इससे हम किसी भी देश का समय निकालते हैं, समय निकालने के काम में आती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा, प्रमुख यामोत्तर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सब इसी रेखा के नाम हैं, 0 डिग्री रेखा के। देशांतर रेखाओं को सिर्फ संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था, इसलिए सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच से गुजरने वाली प्रमुख यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। ये जो ग्रीनविच है ना, ग्रीनविच इंग्लैंड देश के लंदन शहर के ग्रीनविच प्रयोगशाला से गुजरती है ये रेखा, ठीक है। प्रमुख यामोत्तर रेखा कर्क रेखा को अल्जीरिया में, भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी में और मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में काटती है। ये आप यहाँ चित्र में समझ सकते हो। जैसे देखो, ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब पे ये देखो, ये वाली रेखा है, ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये कर्क रेखा है। तो देखो, ये देशांतर रेखा कर्क रेखा को यहाँ पे काट रही है और यहाँ पे कौन सा स्थान है? अल्जीरिया, ठीक है। इसी तरह ये हमारी बीच वाली भूमध्य रेखा है और ये देशांतर रेखा इसको काट रही है। और यहाँ पे बीच में कौन सा स्थान है? ये जो यहाँ पे कट लग रहा है, यहाँ पे कौन सा स्थान है? गिनी की खाड़ी। और ये नीचे वाली हमारी मकर रेखा है, मकर रेखा, और ये देशांतर रेखा मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में काटती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखो, ये जो देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इस पे कौन कौन से देश हैं स्थित हैं उनको हम देख लेते हैं, यानी ये रेखा कौन किन देशों से गुजरती है। तो देखो, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना और अंटार्कटिका, इन सब से ये गुजरती है, ठीक है। इन स्थानों से ये रेखा गुजरती है। अब देखो, अब हम समझते हैं कि समय कैसे निकाला जाता है। तो देखो, 0 डिग्री देशांतर का समय यूनिवर्सल या ग्रीनविच टाइम कहलाता है, ठीक है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, यानी इस तरफ से ऐसे चक्कर लगाती है, ठीक है। इसलिए पूर्व के स्थानों यानी इस तरफ के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, ठीक है। ये हमारी ग्रीनविच रेखा है और इस ग्रीनविच रेखा से इस तरफ के स्थानों का समय आगे होगा। क्यों आगे होगा? क्योंकि पृथ्वी हमारी इस तरह से घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, और पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होगा। ये ग्रीनविच का जो समय होगा, इससे पूर्व के स्थानों का समय आगे होगा और पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होगा, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो चलो समझते हैं कि टाइम कैसे निकालते हैं। जैसे देखो, 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाती है, यानी एक दिन में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। एक चक्कर पूरा करने का मतलब क्या है कि पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, क्योंकि एक गोला जो पूरा होता है वो 360 डिग्री का होता है, और पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, यानी 24 घंटे में, यानी एक दिन में 360 डिग्री घूम लेती है। तो एक घंटे में पृथ्वी कितनी घूमती है, ये हमें निकालना है। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 360 डिग्री को 24 से हम भाग दे देंगे, ठीक है। इस 24 से 360 को भाग दे देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कि पृथ्वी एक घंटे में कितना घूमती है। तो पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 60 मिनट का समय लगता है, ठीक है। ये जो घंटे वाला था, घंटे को हमने मिनट में बदल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में लगा समय, 1 डिग्री में कितना समय लगता है ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो था, हमने यहाँ पे घंटे को मिनट में बदला तो 1 घंटे का 60 मिनट आ गया, और 60 को हमने 15 से भाग दे दिया। 60 को जब हम 15 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 मिनट, यानी 1 डिग्री पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का
अंतर है। अर्थात ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाने पर प्रति 1 डिग्री पर 4 मिनट बढ़ेगा और पश्चिम की ओर जाने पर प्रति 1 डिग्री पर 4 मिनट घटेगा। ठीक है, क्या बोला है, ये ग्रीनविच है और ग्रीनविच रेखा से अगर हम 1 डिग्री पे इस तरफ 1 डिग्री पे चलते हैं, ठीक है, 1 डिग्री पे चलते हैं तो हमें 4 मिनट जोड़ना पड़ेगा, यानी प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, बढ़ाना पड़ेगा। और अगर हम इस रेखा से इस तरफ आते हैं तो 1 डिग्री पर हम पहुंचेंगे, वैसे ही हमारा 4 मिनट घट जाएगा, यानी हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो एग्जांपल से, अगर आपको कुछ समय निकालना हो, जैसे मान लो कि आपको इस तरफ 1 डिग्री पे जाना है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि दिन के 12 बजे हैं, ठीक है, दिन के 12 बजे हैं और आपको इस तरफ जाना है 1 डिग्री अगर आप चलोगे तो इसमें क्या करोगे, दिन के 12 बजे हैं 4 मिनट प्लस कर दोगे तो ये समय हो जाएगा 12:04। इसी तरह मान लो कि अगर आपको इस तरफ जाना है, ठीक है, इस तरफ जाना है 1 डिग्री पर और यहाँ पे थे 12 बजे हैं, तो आप अगर 1 डिग्री पे इस तरफ जाओगे तो क्या करोगे, 4 मिनट उसमें से घटा दोगे तो हमारा समय हो जाएगा 11:56। ठीक है, 11:56। तो इस तरह से आप देख सकते हो। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो ग्रीनविच रेखा पर 12 बजे हैं तो पूर्वी 15 डिग्री देशांतर का समय कितना होगा, ज्ञात कीजिए। देखो ये हमारी ग्रीनविच रेखा है और यहाँ पे हमने मान लिया कि 12 बजे हैं, ठीक है, तो 15 डिग्री यानी इस वाली रेखा पर समय कितना हुआ होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। देखो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय निकालने के लिए हम 15 को 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि जब पूर्व की तरफ हम बढ़ते हैं तो 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। ठीक है, तो 15 डिग्री पर हमें जाना है, 15 डिग्री का समय निकालना है, इसलिए हम 15 को 4 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 60, 15 चुकू 60 मिनट। तथा 15 डिग्री देशांतर पर समय कितना हो जाएगा, 1 बजा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 12 बजा है तो 15 डिग्री देशांतर पर 1 बजा होगा। देखो 60 को 12 में प्लस करोगे, ठीक है, 60 को घंटे में बदलो, 1 घंटा हो गया, ठीक है, और 12 में 1 घंटे को जोड़ दोगे तो 1 बच जाएगा। तो इस तरह से हम समय निकाल सकते हैं। अब देखो हम समझते हैं भारत में समय का मापन, भारत में समय कैसे निकाला जाता है। तो उसको समझने से पहले आपको ये समझ लेना है कि भारत की स्थिति कैसी है। देखो ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा और ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और ये जो रेखा दिख रही है आपको, ये यहाँ से, ठीक है, ऐसे ये यहाँ पे हमारा भारत स्थित है। ठीक है, तो भारत के बीच से जो रेखा गुजरती है वो 82.5 डिग्री रेखा है। ठीक है, ये यहाँ पे आप भारत के मैप में भी देख सकते हो। ठीक है, जो छोटे देश होते हैं उनके बीच से जो देशांतर रेखा गुजरती है, ठीक है, उसके आधार पर समय निकाला जाता है ग्रीनविच रेखा से। और जो बड़े देश होते हैं उनमें बहुत सारी रेखाएं ली जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी रेखाओं का समय लिया जाता है और वही समय पूरे देश पर लागू होता है, परंतु हमारे भारत में 82.5 डिग्री पे जो रेखा है, इसी रेखा का समय निकालकर और पूरे भारत पर यही समय लागू होता है। ठीक है, तो देखो इसको समझते हैं हम। भारत के मध्य से गुजरने वाली पूर्वी देशांतर रेखा 82.5 डिग्री है, जिसे मानक यामोत्तर कहा जाता है। ठीक है, इस रेखा का नाम भी दिया गया है मानक यामोत्तर रेखा। मानक यामोत्तर का समय पूरे देश का समय माना जाता है। भारत का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। मतलब अगर ग्रीनविच रेखा पर दिन के 12 बजे होंगे तो हमारे भारत में कितना समय हुआ होगा, शाम के 5:30 बजे होंगे। ठीक है, 5.5 घंटे भारत का समय ग्रीनविच रेखा से आगे है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यदि ग्रीनविच रेखा पर 12 बजे हैं, ठीक है, दिन के 12 बजे हैं, तो भारत का समय ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये जो 82.5 डिग्री है इसको हम 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा भारत देश है जो पूर्व की तरफ स्थित है, तो हम 82.5 डिग्री पूर्व की तरफ चलेंगे, तो 82.5 डिग्री को हमें 4 से गुना कर देना है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 330 मिनट। अब देखो 330 मिनट को हमें घंटे में बदलना है, तो 330 मिनट को 60 से भाग दे देंगे तो ये हमारा घंटे में आ जाएगा, यानी 5.5 आवर। ठीक है, तो 5.5 आवर का मतलब क्या है, 5.5। ठीक है,
5:30। तो इतना समय हुआ होगा भारत में। अगर ग्रीनविच रेखा पर दिन के 12 बजे हैं तो हमारे भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। तो इस तरह से हम भारत का समय निकाल सकते हैं। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें ताकि हर नॉलेजेबल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।